जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एडिटोरिया का बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर आज हम लोग 1 करेंगे। इसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है और 1 बाय 1 आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस का। ठीक है, जीके एंड जीएस का सारे क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर। देखिए, जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पे सारे सेट का पीडीएफ आपको फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका पहला। देखिए, इससे पहले हम क्राउन का सारा सेट लगभग करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके बीएसएससी का सेट खोजेंगे तो वहां पे सारा सेट मिल जाएगा। इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो माना जाता है यह भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संविधान, भारत के संविधान में 2/3, ठीक है, 2/3 तत्वों को यह 1935 अधिनियम से लिया गया है। और इससे देखिए 1935 अधिनियम से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट है संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। यह 1935 अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो हुआ था यह भी हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन का यह स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना जो हुआ था वह भी हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की भी स्थापना हुआ था। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो भारतीय संविधान में यह टोटल मौलिक अधिकार जो थे जिस समय वह लागू हुआ था तो यह 7 था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन करा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो प्रारंभ में 6 मौलिक अधिकार थे संविधान में। अब देखिए, परंतु जो है यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको समाप्त कर दिया गया। और अभी जो है वर्तमान में कितना 6 मौलिक अधिकार है। अब देखिए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आपका 3 नंबर यह शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चलते हैं, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और 5वां आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मजदूर संरक्षण। ठीक है, मजदूर संरक्षण यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सारा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, करें कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि में राज्यों की सहायता अनुदान देती है। इसका राइट आंसर जो होगा यह वित्त आयोग जो होता है वह आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है वह केंद्र सरकार को पास दिया गया है। और भारत में अवशिष्ट शक्तियां
शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या संवर्ती सूची में शामिल नहीं है उसको विधि बनाने की शक्ति यह संघीय विधानमंडल के पास होती है। यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 इसी को कहते हैं क्या? अवशिष्ट शक्ति, यानी कि जो विषय ना तो संघ सूची के पास, संघ सूची में आता है, ना ही राज्य सूची में आता और ना ही संवर्ती सूची में, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास है। और यह अनुच्छेद किसमें? 248 में कहा गया है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत का यह मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है वह होता है भारत के कौन सा? महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई यह समाप्त की जा सकती है? तो राज्य विधान परिषद का उत्साधन या फिर समापन यह करता है अनुच्छेद 169 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? किस भाग की बात कर रहे हैं? तो यह भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यह बताया गया है। जबकि भाग 9 में जो है, भाग 9 में पंचायती से संबंधित है और भाग 11 में, ठीक है, भाग आपका 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में, और भाग आपका ये 6 में, ठीक है, भाग 6 जो है यह राज्य से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जबकि भाग 8 जो है यह किससे संबंधित है? यह आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 करें कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो कोको कोला में होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए लैक्टिक अम्ल का स्रोत जो होता है वह खट्टा दूध या दही, ऑक्जेलिक अम्ल यह आपका मिलता है पालक में, और आपका नाइट्रिक अम्ल यह फिटकिरी और सोडा में मिलता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि इलेक्ट्रॉन एक का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल होता है कौन सा? तो यह पॉजिट्रॉन। कौन सा? पॉजिट्रॉन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था यह 1897 में किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 करें कि ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व वह कौन सा है? यह आपका हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि वायुमंडल की, ये तो ब्रह्मांड की बात है, जबकि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा? नाइट्रोजन गैस। कौन सा है? नाइट्रोजन गैस। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रह्मांड में पूछे तो यह हाइड्रोजन, और वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 करें कि अस्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? इसी नियम को कहते हैं बॉयल्स का नियम, ठीक है, बॉयल्स का नियम। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। धुआं करें कि धुआं किस प्रकार के विलयन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 नंबर था ना कि धुआं जो है किस प्रकार का विलयन है, विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा गैस में ठोस। कौन सा? गैस में ठोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस में ठोस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है करे कि ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। कौन सा पदार्थ जो है दोनों आचरण नहीं करता है, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल। जब बाकी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है दोनों प्रकार का बिहेव करता है, ऑक्सीकरण का भी और अवकरण का भी। जबकि जो है नाइट्रिक अम्ल ये जो है अवकारक, दोनों आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करे कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें तो यह आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम, ठीक है, प्रथम बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो यह हुआ वारेन हेस्टिंग। कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ था कौन, वारेन हेस्टिंग। और देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ यह कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो यह लॉर्ड कैनिंग हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो यह सी राजगोपालाचारी है। और भारतीय पूछे तब और स्वतंत्र भारत का सिर्फ पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यही सारा इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट था। उसके बाद चलते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत के प्रथम महिला आईपीएस की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किरण बेदी। और भारत के प्रथम महिला आईएएस की बात करते हैं तो यह अन्ना जॉर्ज, प्रथम आईएएस। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वह फातिमा बेबी। और उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी यह लीला सेठ थी। तो ये चारों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं करे कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश यह कौन था। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है यह चीन है और यही आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक मुद्रित करने वाला भी प्रथम देश अगर पूछे तो यह चीन ही है। चलिए नेक्स्ट है करें कि फॉक ब्लैक, ठीक है। फॉक ब्लैक, फॉल बैक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो फॉक बैक यह किस देश से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर होगा कुश्ती से, ठीक है। कुश्ती से संबंधित जो है कुछ जैसे फॉक बैक हो गया और डॉग फॉल हो गया, पूल हो गया और चीत हो गया, ये सब संबंधित है किससे, तो यह आपका कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, तो यह 1934 में भारत में प्रथम बार भाग लिया था। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन अगर पूछे तो यह 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यह हैमिल्टन कनाडा में किया गया था और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे यह 1934 से। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका आ जाता है कि जिसका मैथ का क्वेश्चन आता है। चलिए अगला चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। तो सबसे अधिक समुद्री तट की रेखा जो है वह गुजरात का है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछे कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट से लगा हुआ है, तो यह 9 राज्य जो है समुद्री तट से लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कौन कौन सा है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए करें कि कौन सा पर्वत दर्रा है और राज्य है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। आपका नाथुला जो है यह सिक्किम में पड़ता है, नाथुला सिक्किम में ना कि मेघालय में, तो यह आपका गलत हो गया। जोजिला जम्मू कश्मीर आपका ये कथन क्या है, सही है। तो आपका जो है 1, 2 और 4 तो सही है। नाथुला यह मेघालय में नहीं पड़ता है, यह सिक्किम में पड़ता है और यही कथन आपका क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
47 करेक्ट कि सुमनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुमनश्री जो है यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त जैसे हो गया ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कामेंग हो गया, ठीक है, कामेंग हो गया और आपका संकोश हो गया, ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्रा को ही ये जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 करेक्ट कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लगभग 42 से 43% जो क्षेत्र यह जलोढ़ मिट्टी का ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो देखिए सलाल, दुलहस्ती और उरी ये सब जो है जम्मू कश्मीर में है, जबकि पार्वती जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी स्थापना यह दार्जिलिंग ये सिद्रोपोंग 1897 में किया गया था। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है पार्वती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है वह किसका है? तो यह NH4 का है। इसकी NW नेशनल वाटर हाईवे जो है यानी कि जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग NH4 की लंबाई जो है वह कितना है? 365 किलोमीटर। और NW1 का जो है 1620 किलोमीटर, ठीक है। पूछ रहा सर्वाधिक ना, तो और यह NH3 का जो है यह कितना 891, ठीक है, 891 NH2 का है। NW2 का कितना है 891 और NH3 का जो है वह है 365 आपका 365, जबकि NH4 का, ठीक है, NH4 का ये 365 नहीं होगा, ठीक है। NH4 का जो है यह 2890 है और NH4 जो है काकीनाडा पुदुचेरी नहर जो है कृष्णा नदी गोदावरी डेल्टा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह कौन सा NH4 NW4, ठीक है। तो यानी कि आपका NH1 की लंबाई जो हो गया वह 1620 हो गया, NW2 का जो है 891 हो गया और NW3 का यह 365 हो गया और NW4 का जो है यह 2890 हो गया। तो यह सबसे अधिक कौन सा लंबाई है? NH4 का। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वाराणसी में। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए जबकि पटना में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो यह पंपास, यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह जो है सवाना हो गया, कंपोज, लानोस, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वह रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो यह ब्राजील का एक शहर है, वहाँ पर किया गया था 1992 में। इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यह कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि कहाँ के ब्राजील का यह एरिया पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह नागपुर में
आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आरंभ किया गया, यानी ग्रीन आर्मी जो है यह कहाँ आरंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं वह कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह फाइटोप्लैंक्टन्स जो होगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जो है 1 जनवरी 1989 ईस्वी से क्या हुआ था, यह प्रभावी हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है यह कौन सा सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, और इसको शहरी सभ्यता भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वह कौन था, यह चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है यह गंधर्व कला को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए करें कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो चंगेज खान ने यह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के काल में, ठीक है, इल्तुतमिश के काल में यह चंगेज खान ने जो मंगोल आक्रमणकारी था यह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध पर आक्रमण किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न, दिल्ली के सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो यह दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह लोधी वंश, और लोधी वंश का संस्थापक जो था यह बहलोल लोधी था, ठीक है, और जबकि इसका अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63, करें कि अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो दीन ए इलाही का जो मूल उद्देश्य था यह क्या था, यह था विश्व बंधुत्व था, ठीक है, विश्व बंधुत्व था, इसको ध्यान में रखिएगा। और दीन ए इलाही यानी कि 1582 में विश्व बंधुत्व था, यानी कि इस धर्म के प्रभाव प्रथम अनुयायी यह कौन था, यह बीरबल था, जबकि अबुल फजल का प्रधान पुरोहित था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 64, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और यह जो है तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यह WC बनर्जी थे, वह किसके द्वारा, यह एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए कुल प्रतिनिधि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा यह 1917 में किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह कहाँ पे किया गया था, यह साबरमती नदी के किनारे जो है इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखिए साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को हुआ था। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 4 फरवरी यह 1922 को, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी मिलेगा। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था
5 मार्च 1931 को हुआ था। कह रहा है कि यह पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले जो हुआ था, यह हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा कविताओं का संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए आपका। और गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर का संग्रह गीतांजलि हेतु जो उनको 1913 में, कब 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? यह किसको हराकर? यह इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करें कि हाल ही में भारत के नए निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? यह भारत के निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किया गया है यह राजीव कुमार को, और यह 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए और इसका कार्यकाल फरवरी 2025 तक रहेगा, 2025 तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 करें कि दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन यह किस शहर में किया गया? यह कोलकाता में। कहाँ पे किया गया? कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टाटा आईपीएल्स 2022 का खिताब यह किस टीम ने जीता? टाटा आईपीएल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह गुजरात टाइटंस ने जीता, गुजरात टाइटंस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान रॉयल को हराकर जो ये जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 करें कि एलिजाबेथ वार्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ वार्न जो है हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह फ्रांस की बनी है, कहाँ की? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 यानी कि बुकर पुरस्कार 2022 के लिए यह किसको चुना गया है? तो यह गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोविड-19 महामारी के रूप में किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो गया आवश्यक अधिनियम। किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत? इसका राइट आंसर जो होगा यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यह किया गया। अगला क्वेश्चन करें कि पृथ्वी विज्ञान दिवस 2000 विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए राइडिंग, ठीक है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इम्तियाज अनीस के द्वारा, ठीक है, इम्तियाज अनीस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 77 करें कि हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकोव डी का आपातकालीन की घोषणा किया? जैकोव डी का यह आपातकालीन घोषणा किया यह भारत ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, 78 से आपका रीजनिंग का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह कौन सा होगा? यह क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार यह किया था वेंटिंग एवं बेस्ट ने। किसने किया था? वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था 1932 में। कब किया था? 1932 में। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 करें कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य सहसंयोजी द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। लिगामेंट कहा जाता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और दो अस्थियों को एक दूसरे से ये जो जोड़ा रहता है उसको कहते हैं स्नायु, लिगामेंट्स कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं 131 के बाद 132 आपका 132 देखते हैं क्या है। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, क्या आपका विटामिन B1, तो यह B1 जो होता है यह क्या होता है, देखिए सबसे पहला कौन सा कर रहा है सुमेलित नहीं है, B1 आपका थायमिन, B1 थायमिन सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और ये जो है ये एस्कर्बिक एसिड नहीं होता है, एक क्या होता है ये एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी से होता है, ठीक है। तो ये विटामिन सी को कहते हैं एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन, यानी कि 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, लेकिन 3 सही नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं, वही पूछ रहा था ना। नेक्स्ट, डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा जो है वह कौन सा है, तो यह कौन सा पेंटोन्स, कौन सा पेंटोन्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध यह किसके अध्ययन से है, यह विष के अध्ययन से, यह टॉक्सिकोलॉजी यह संबंधित है किससे, विष के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है, तो ये किसका ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 136। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है वह कौन सा है, तो यह है लाइसोजाइम, कौन सा है लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए करें कि आमाशय अम्ल का स्रवन सही है, बड़ी आंत जल का अवशोषण और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि सभी इसमें क्या है सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है कहाँ पे, तो यह सेरिब्रम में, कहाँ पे होती है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है, कौन सा करेंसी नोट जारी करती है, यह भारतीय रिजर्व बैंक, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। करें कि भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो यह अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, यानी कि यह तीनों प्रकार का ऋण आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किस आयु के व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई, तो यह 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यह 18 से लेकर के 50 वर्ष के आयु के, और इसकी शुरुआत जो किया यह 9 मई 2015 को, ये भी डेट याद रखिएगा, 9 मई जो है 2015 को यह योजना स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 को ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, तो यह क्या कहते हैं जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का मतलब कि अपने स्थिति को बनाए रखता है, ये तो वो मोशन में है ये फिर वह गति में है, अपनी स्थिति को वह तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, और इसी को न्यूटन के प्रथम गति नियम को भी मतलब बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह सौर सेल करता है, और विद्युत हीटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है कन्वर्ट। नेक्स्ट, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, यह घटेगा। पृष्ठ तनाव जो होता है वह कोहेसिव फोर्स के कारण, और जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा कम हो जाएगा, और कोहेसिव फोर्स कम होने के कारण पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि ध्वनि का तारतम्य, ठीक है,
ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच तीक्ष्णता का यह निर्धारण ध्वनि की क्या होता है, तो यह आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ध्वनि की आवृत्ति से होती है। और जिसका तारत्व अधिक उसका तीक्ष्णता क्या होगा, अधिक होगा, और उसका जो होगा यह आवाज़ पतला होगा। जिसका तारत्व यानी पिच कम, आवाज़ मोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 147 कराए कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या कहते हैं। ये विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहा जाता है गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ठीक है, गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लोक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो होता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई कम दिखाई के कारण होता है, यानी कि यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना और वस्तु जब अंशतः या पूरी तरह पानी में डुबाते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देना। सूर्यास्त एवं सूर्य के समय सूर्य के पहले और बाद दिखाई देना। और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से क्या होता है, कुछ ऊपर दिखाई देती है। ये सब अपवर्तन का ही उदाहरण है। 150 और लास्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस रंग यानी वर्णक अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। तो देखिए लाल का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछ रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक। लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह लाल का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि बैगनी का सर्वाधिक सबसे कम जो है इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और विक्षेपण यानी कि विचलित जो होता है लाल सबसे कम, बैगनी सबसे अधिक। तो यहाँ तक आपका एडिटोरिया का सेट नंबर आपका 1 आज आपका कंप्लीट हुआ जीके जीएस का। और कल आपका सेट नंबर 2 लेके आएंगे। और जिसको भी इसका पीडीएफ फुल सेट का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को, ठीक है, लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको आंसर सहित मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।